नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, जो आज 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो किसके बारे में है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है, यानी स्कूल लेक्चर एग्जाम 2022, उसके लिए हमने ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया इन मॉडल पेपर। तो पीछे हमने 6 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए, ये 7वां मॉडल पेपर है आज। तो किस सब्जेक्ट का है? राजनीति विज्ञान का है। तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 37 क्वेश्चन मनोविज्ञान के होंगे और 120 क्वेश्चन है सब्जेक्ट के होंगे। तो पीछे मॉडल पेपर नहीं देखिए तो वो जाकर देख सकते हो। आज ये 7वां मॉडल पेपर है, 1 घंटे में हम कंप्लीट करवा देंगे। तो मॉडल पेपर हम टॉपिक वाइज कर रहे थे। तो आज ये 7वां मॉडल पेपर है। तो ये रिवीजन रहेगा प्रथम द्वितीय तृतीय तीन, जो 1 2 3 मॉडल पेपर हमने करवाए हैं। तो वो नहीं देखे है तो वो देखकर ही इसको देखना, ताकि आपकी वो रिवीजन है वो अच्छा हो सके। तो 1 2 3 है, और 8वें मॉडल पेपर में चतुर्थ पंचम षष्ठ यानी 4 5 6 का रिवीजन किया जाएगा, और 9वां 10वां है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो इसी के साथ हम ये मॉडल पेपर आज ये 7वां जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन टॉपिकों पर रहने वाला है। ये देखो 7वां मॉडल पेपर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा राजनीति विज्ञान से, जिनके राजनीति विज्ञान से भराया हुआ फॉर्म उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध रहने वाला है। प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? जो अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण किया गया है, तो वो किस पर आधारित है? इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कौन शासन करता है और कौन शासन से लाभान्वित होता है, इस पर आधारित है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर, प्लेटो की रिपब्लिक के संदर्भ में सही नहीं है। तो प्लेटो के जो रिपब्लिक है उसके संदर्भ में सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसमें आदर्श शासक का वर्णन है, ये सत्य है। इसमें 10 अध्याय है, जिसका उप शीर्षक न्याय है, ये भी सत्य है। तीसरा है परिवार एवं संपत्ति के साम्यवाद का वर्णन है, ये भी सत्य है। और चौथा है इसमें राज्यों के वर्गीकरण का सवर्णन है, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है, प्लेटो की किस का नायक सुकरात नहीं है? प्लेटो की किसका नायक है वो सुकरात नहीं है। तो किसका नहीं है? रिपब्लिक का है, फायदो का है, क्रीटो का है, मगर लाज का नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विचारक प्लेटो के सर्वाधिकारवादी नहीं मान रहा है? कौन सा विचारक है जो प्लेटो को सर्वाधिकारवादी नहीं मान रहा है? तो वो कौन सा विचारक है? आर निस्बेट। आर निस्बेट 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरस्तु के राज्य के बारे में सही नहीं है। तो अरस्तु के राज्य के बारे में यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है कोड के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। तो देखते हैं, अरस्तु के राज्य के बारे में नहीं है, वो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो राज्य है जैविक है, ये सत्य है। दूसरा है राज्य आवर्तिक व्यक्ति के रूप में, यह भी सत्य है। तीसरा है व्यक्ति के लक्ष्य एवं राज्यों के लक्ष्य में कोई विरोधी नहीं है, ये क्या है इसमें गलत है दिया हुआ है। और नेक्स्ट है, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति अधिकारों का अस्तित्व है, ये भी क्या इसमें गलत है। इसमें जो सही नहीं है तो कौन सा नहीं है? 3 और 4 सही नहीं है, 3 और 4 किसमें? 2 नंबर में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? तो जॉन लॉक का योगदान है वो किस रूप में है? तो यहाँ पे कोड के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। तो सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार दोनों से है। तो इसमें पूछा गया था मुख्यतः योगदान मुख्य रूप से है तो किसमें है? सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार में है। तो 1 और 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा और चौथा गलत है इसमें। नेक्स्ट है, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा अच्छा राज्य है। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा राज्य है, ये कौन कहता है? शेबाइन कहता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क भूतकाल की पूजा करता है, वर्तमान की आलोचना और बेहतर भविष्य की इच्छा करता है, किसका कथन है?
ये किसका कथन है? मैकियावेली का कथन है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकियावेली के संबंध में असत्य कथन है। मैकियावेली के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। 1 नंबर है मैकियावेली ने मनोविज्ञान अहमवाद की सहकल्पना दिया, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है नैतिकता को व्यक्तिगत और जन नैतिकता को तो व्यक्तिगत और जन नैतिकता में विभाजित किया है, तो ये सत्य है। तीसरा है चिरोन एवं सेंटोर का विचार है, ये भी सत्य है। भाग्य व सद्गुण की अवधारणा, ये भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? 1 नंबर है असत्य कथन, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन पूछा था, 1 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है 10वां, कौन सा विचारक विधायी कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? कौन विचारक है जो विधायी कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व का विचार करता है? तो वो कौन है? लोक है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 10 में। नेक्स्ट है रूसो के संबंध में विचार नहीं है, तो रूसो के संबंध में विचार नहीं है, यहाँ पर देखना नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है वो देखते हैं। 1 नंबर है विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विचारशील व्यक्ति है वो चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, तो ये तो सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है कला व विज्ञान ने व्यक्ति को भ्रष्ट किया है, ये भी सत्य है। तीसरा दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, ये भी सत्य है। और तीसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार, तो ये रूसो के संबंध में नहीं है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है पूछा था, तो वो 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, मैकियावेली के धर्म संबंधी विचार असंगत है, तो मैकियावेली के जो धर्म संबंधी विचार है उनमें से असंगत कौन सा है, तो वो हमें बताना है। प्रथम है मैकियावेली चरच विरोधी था, न कि धर्म विरोधी, ये सत्य है। दूसरा, जिस देश में लोग ईश्वर से नहीं डरते उनका विनाश होता है, यह भी सत्य है। तीसरा, मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं, धर्म व नैतिकता के प्रति उदासीन था, यह भी सत्य है। तीसरा, धर्म साध्य है और राज्य साधन है, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। नेक्स्ट है 13 नंबर, राज्य निर्माण का सही तर्क है, तो राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ था, उसका सही तर्क कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मानव स्वभाव, प्राकृतिक व्यवस्था, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम और सामाजिक समझौता, इस प्रकार क्या राज्य का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है होब्स हम सब का पिता है, किसने कहा है, तो होब्स हम सब का पिता है, ये किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट है लोक के सामाजिक समझौते के संदर्भ में असत्य कथन है, लोक के सामाजिक समझौते के संदर्भ में असत्य कथन है, तो वो है लोक का समझौता दार्शनिक है परंतु ऐतिहासिक नहीं है, क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। 15 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रूसो की सामान्य इच्छा है, तो रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, तो उनकी सामान्य इच्छा है आदर्श इच्छाओं का योग, आदर्श इच्छाओं का योग, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन क्या है, रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, रूसो के अनुसार क्या है, एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है। तर्क क्या है, समान भावना जीवन को मूल्य देती है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और तर्क दोनों सही व्याख्या सहित है, ये सही राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है कथन है कि समय पर व्यक्ति, कथन क्या है, समय पर व्यक्ति दोबारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है, जो समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है, तो ये किसका मत है, तो ये होब्स का मत है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सावित्री के लेखक कौन है, सावित्री के लेखक कौन है, तो वो है अरविंद, कौन है, अरविंद, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य की पास गुणीय नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है, तो कौटिल्य की गुणीय नीति का कौन सा पक्ष है वो चढ़ाई करने से संबंधित है, तो वो है यान, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय है, तो गांधी जी का जो स्वशासन है उससे क्या अभिप्राय है, तो गांधी जी के स्वशासन से अभिप्राय है शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना, जो शासकीय नियंत्रण है उससे स्वतंत्र होना ही गांधी जी के स्वशासन से अभिप्राय है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट है गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी का सर्वोदय संबंधी विचार है उस पर किसका प्रभाव पड़ा था, तो उस पर पड़ा था जॉन रस्किन का। जॉन रस्किन का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन में समाजवाद का क्या विकल्प है, सर्वोदय है। क्या है, सर्वोदय। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, समाजवाद का विकल्प है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भाग है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें सरकार के कितने भाग है, तो उसमें 34 भाग है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो इसमें कूट के माध्यम से हमें बताना है। देखते हैं कौन कौन से हैं। व्यक्तिगता का कर्तव्यों के साथ विलय, ये सत्य है। 2 नंबर आचार के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, ये भी सत्य है। तीसरा है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, ये भी सत्य है। चौथा है बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। तो 1 2 3 किसमें है, 2 नंबर में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। तो ये नारा किसने दिया कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग ही नहीं, तो वो कौन थे, अरविंद घोष। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरविंद घोष के बारे में, यहाँ पर कुछ बारे में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है कूट के माध्यम से। तो देखते हैं कौन सा है। अरविंदो जर्मन विचारक लाम्प्रेस्ट से प्रभावित होकर नामक चक्र सिद्धांत दिया, यह सत्य है। 2 नंबर है जर्मन दार्शनिक नीत्शे से प्रभावित होकर अतिमानव का विचार दिया, यह भी सत्य है। तीसरा है पार्नेल से प्रभावित होकर निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार दिया, यह भी क्या इसमें सत्य है। चौथा है गांधी से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार दिया, ये क्या इसमें गलत है। तो 1 2 3 सत्य है। तो 27 में राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर 1 2 3 3 नंबर में है, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो प्रशासनिक विधि फ्रांस से, ये सत्य है। विधि का शासन इंग्लैंड से, यह भी सत्य है। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से, ये सत्य है। न्यायाधीशों का आजीवन कार्यकाल स्विट्जरलैंड से, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो असत्य कथन है वो बताना, जो सम्मिलित नहीं है वो बताना था। तो 4 नंबर इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 29 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, किसका कारण है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, तो ये किसका कारण है, तो ये है मजबूत द्विदलीय प्रणाली का। मजबूत द्विदलीय प्रणाली का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो यो यूके यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है, यूके में किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, तो ये कौन कहता है, तो ये न्यायाधीश ह्यूज कहता है, ये न्यायाधीश ह्यूज कहता है। नेक्स्ट है दी अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है लास्की। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लास्की है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा जो अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित नहीं है, तो वो है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर है, गेरिमड्रिंग है, पार्क बेरेल है और लॉन्ग लोरिंग है, मगर ये 4 नंबर फिलिबस्टर है, ये नहीं है। नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्न में से कौन सा देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य इकाइयों के पास है। तो इनमें से कौन सी शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां जो राज्य इकाइयों के पास है, तो हमें बताना है कोड के माध्यम से इनके उत्तर देने। सही कथन कौन सा है 34 में, तो देखते हैं। यूएसए में, स्विस में और ऑस्ट्रेलिया में है, मगर भारत में नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास में है, राज्य सरकार के पास में नहीं है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक सरकार को गिलक्राइट्स कैसी सरकार मानता है। तो अध्यक्षात्मक सरकार को गिलक्राइट्स है वो कैसी सरकार मानता है, तो 35 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध व संकट के लिए अच्छी मानता है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक प्रणाली में सही कथन है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है
किस देश में अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था है? तो किस देश में अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था है, तो वो कौन है? तो वो फ्रांस है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 37 में। नेक्स्ट है सहकारी संघवाद का उदय कब हुआ? तो सहकारी संघवाद है उसका उदय कब हुआ था? तो सहकारी संघवाद का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 39 रूसी संघ के विच्छेद के बाद नवीन व्यवस्था है, तो कौन सी है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। ये क्या है? रूसी संघ के विच्छेद के बाद नवीन व्यवस्था है। नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था के दोष है, तो संघात्मक व्यवस्था है उसके दोष क्या है? उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। उत्तरदायित्व की अनिश्चितता, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? संघात्मक व्यवस्था का दोष है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का अध्यक्ष रचना सुपर स्ट्रक्चर मानता है? तो कौन राजनीति को अध्यक्ष रचना या सुपर स्ट्रक्चर मानता है? तो वो कौन है? 41 में राइट आंसर कौन सा देखते हैं, तो वो है कार्ल मार्क्स मानता है। केवल 3 इसमें सत्य है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में आलोचनात्मक सिद्धांत को आगे बढ़ाने में निम्न में से किस संप्रदाय का विशेष योगदान रहा है? तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में आलोचक सिद्धांत को आगे बढ़ाने में किस संप्रदाय का विशेष योगदान रहा है? तो कौन सा संप्रदाय है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट स्कूल। नेक्स्ट है 43 पुस्तक व लेखक के बारे में सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर पुस्तक और लेखक के बारे में सही सम्मिलित नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है वो तो देखते हैं। तो व्हाइट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी लियो स्ट्राच, ये सत्य है। 2 नंबर है रेशनिल्सम इन पॉलिटिक्स जोविनेल, ये क्या है? इसमें गलत है, दिया हुआ है। तीसरा है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर हन्ना ओरेट, ये सत्य है। चौथा है सोवरिटी डी जोविनेल, ये भी क्या है? इसमें सत्य है। तो जो असत्य सम्मिलित नहीं है वो पूछा था, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है सही कथन चुनना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है, तो सही कथन कौन सा है वो देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कोई परिकल्पना मात्र नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? कोई परिकल्पना मात्र नहीं है, यह राजनीति का विज्ञान और राजनीति का तत्व ज्ञान दोनों है, तो ये क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। दूसरा राजनीतिक सिद्धांत पूर्ण रूपेण विज्ञानवाद है, तो ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत पूर्ण रूप से विज्ञानवाद नहीं है। तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत क्या? विचारधारा नहीं है, फिर भी एक राजनीतिक व्यवस्था को सही ठहराने का प्रयास करता है, तो ये क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। तो 1 और 3 सत्य है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही कथन चुनना है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में हमें सही कथन चुनना है और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो मानवीय दुनिया के लिए एक व्यवस्थित चिंतन का रास्ता खोलता है। मानवीय दुनिया के लिए एक व्यवस्थित चिंतन का रास्ता खोलता है, तो ये क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। दूसरा क्या है? राजीव भार्गव विषय नैतिक सिद्धांतिकरण ना कहकर मानवीय कहता है, तो ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। केवल सत्य क्या है? एक ही सत्य है, दूसरा गलत है इसमें। नेक्स्ट है 46 परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत निम्न में से नहीं है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत निम्न में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो देखते हैं दार्शनिक, मानक, परक, आदर्शवादी, ऐतिहासिक, ये सभी क्या है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, तो इसमें क्या है? इनमें से कोई नहीं, ये सभी राजनीतिक सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर बल देता है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर बल कौन देता है? तो वर्तमान न कि भूत पर, वर्तमान न कि भूत पर, यह सत्य है। दूसरा जीवित न कि निष्पर्त पर, यह भी सत्य है। तीसरा है दुरुस्त पर ना कि तत्कालीन पर, ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। 1 और 2 सत्य है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 47 में। नेक्स्ट है 48 निम्न में से किस विचारक का मानना है कि किस विचारक का मानना है कि व्याख्यात्मक और मानकीय कार्य राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है? तो किनका मानना है कि मानकीय कार्य राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं है? ये किनका मानना है? हन्ना अरेंट का मानना है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण पश्चिम में प्रजातांत्रिक सामाजिक क्रांति की अभूतपूर्व विजय मानते हैं? ये कौन मानते हैं? तो ये MM लिपसेट मानते हैं, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा MM लिपसेट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कौन 19वीं सदी के उत्तरार्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के समय को राजनीतिक सिद्धांत के लिए बेरक काल मानता है?
तो कौन है जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध से पश्चिम विश्व युद्ध के समय कौन राजनीतिक सिद्धांत के लिए बेरक काल मानता है? तो कौन मानता है? वो जर्मिनो मानता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 50 में। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के बारे में असत्य कथन है। यहाँ पर व्यवहारवाद के बारे में 2 कथन दिए हुए हैं, उनमें से असत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो व्यवहारवाद व्यक्तिगत गुणों के आधार पर समाज का अध्ययन करता है। व्यवहारवाद क्या करता है? व्यक्तिगत गुणों के आधार पर समाज का अध्ययन करता है। तो ये क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। दूसरा, व्यवहारवाद विस्तृत व्यवस्था का विश्लेषण लघु व्यवस्थाओं या तत्वों के अध्ययन के आधार पर करता है। यह भी क्या इसमें सत्य है। तो असत्य इसमें है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। व्यवहारवाद परंपरागत रूप से प्रचलित अध्ययन शैली अध्ययन के रूप में पद्धतियों के विरुद्ध एक आंदोलन या मनोभाव के रूप में प्रारंभ हुआ, ये किसने कहा था? तो 52 में 2 नंबर राइट आंसर 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट डहल ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 53 नंबर। कौन सी विशेषता उत्तर व्यवहारवाद की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है वो उत्तर व्यवहारवाद की नहीं है, तो हमें वो बतानी है। तो इनमें से कौन सी उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, देखते हैं कौन सी नहीं है। इसमें व्यवहारवाद व शास्त्रीय दोनों विचार है, ये सत्य है। दूसरा है परंपरावाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के आलोचक है, यह भी क्या है इसमें सत्य दिया हुआ है। तीसरा है अप्रासंगिक से स्पष्ट कम बुरा है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। चौथा है व्यवसाय का राजनीतिकरण, यह भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो ऐसे जो व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है तो कौन उत्तर व्यवहारवाद की, तो वो कौन सी है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है और बाकी सब है। नेक्स्ट है 54 नंबर। इनमें से किस उद्देश्य को परंपरावादियों और व्यवहारवाद के मध्य सैद्धांतिक संघर्ष समाप्त माना जाता है? तो इनमें से किन के उद्देश्य को परंपरावादियों और व्यवहारवाद के मध्य सैद्धांतिक संघर्ष समाप्त माना जाता है? तो किसके उद्देश्य से माना जाता है? तो वो है उत्तर व्यवहारवाद के उद्देश्य से माना जाता है। नेक्स्ट है ईस्टर्न उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से राजनीति विज्ञान को बनाना चाहते हैं। तो ईस्टर्न क्या है? उत्तर व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान के माध्यम से बनाना चाहते हैं। तो क्या बनाना चाहते हैं? तो देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होता है। तो व्यवसायिक, शैक्षिक और मूल्यात्मक स्वरूप में बदलना चाहते हैं। तो इसमें तीनों ही है वो राइट आंसर हो जाएंगे। जो ईस्टर्न है उत्तर व्यवहारवाद को के माध्यम से राजनीति विज्ञान को बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? व्यवसायिक, शैक्षिक और मूल्यांकन स्वरूप में बदलना चाहते हैं। तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 56। विल किमलिका ने निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख किया है? विल किमलिका ने निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख किया है? तो वो कौन सी स्वतंत्रता है? प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता, अधिकतम समान स्वतंत्रता, उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो इसमें तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में 1 2 3 तीनों है। नेक्स्ट है 57 नंबर। निम्न में से कौन से विचारक मानते हैं कि अधिकार की अवधारणा स्वतंत्रता की अवधारणा के बराबर है? तो निम्न में से कौन से विचारक मानते हैं कि अधिकार की अवधारणा स्वतंत्रता की अवधारणा है? तो ये कौन मानता है? 57 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। होब्स, नाजिक और लॉक। 2 इसमें नहीं है। 1 3 4 किसमें? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन है समानता के बारे में सही कथन चुने। समानता के बारे में सही कथन कौन सा वो चुनना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं समानता एक सापेक्ष सहकल्पना है, ये सत्य है। दूसरी है लास की समानता को विचारों का सामंजस्य कहते हैं। लास की क्या है? समानता के विचारों को सामंजस्य कहते हैं, तो ये भी क्या इसमें सत्य है। तीसरा है JR लयुक्रम के अनुसार स्वतंत्रता बहुआयामी होती है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। सत्य कथन कौन सा है? 2 है। 1 और 2, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजोरिटी फाइंड्स इट्स पार्ट्स पास्ट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेजोरिटी फाइंड्स इट्स पास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? वो है गेरेडा लर्नर। कौन है? गेरेडा लर्नर। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर। निम्न में से कौन बाजारी अधिकार पर आधारित न्याय का समर्थन करता है? तो कौन है बाजारी अधिकार पर आधारित न्याय का समर्थन करता है?
तो वो कौन है? हॉब्स है, लॉक है, एडम स्मिथ है, तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, 1 2 3। नेक्स्ट है 61, न्याय के बारे में सही कथन चुनना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है कि कौन सा कथन सही है। तो प्लेटो न्याय के 4 गुणों में से एक मानता है, ये सत्य है। दूसरा है, रोल्स के लिए न्याय पुरस्कार व सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, यह भी सत्य है। तीसरा, वैश्विक न्याय की संकल्पना जॉन रोल्स की पुस्तक द लॉ इन पपुल्स से निकलती है, ये क्या इसमें गलत है? तो सही कथन कौन सा है? 1 और 2, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 61 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62, किसने कहा था कि न्याय को दैवीय मानना बहुत बड़ी भूल है? ये किसने कहा था कि न्याय को दैवीय मानना बड़ी भूल है? ये किसने कहा था? जेएस मिल ने कहा था, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकुलर राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सेकुलर राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो हमें बतानी है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ये सत्य है। राज्य धार्मिक नहीं होता, यह भी सत्य है। धर्मांधता का विरोधी होता है, यह भी सत्य है। तो इसमें तीनों ही सत्य है। तो सभी क्या विशेषता है? विशेषता नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की कौन सी विशेषता नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, वो हमें बतानी है। तो देखते हैं कौन सी नहीं है। राज्य धर्म के आधार पर कोई नीति नहीं बनाएगा, ये सत्य है। दूसरा, देश के कानून की सीमा के अंदर संचालित धार्मिक समुदायों की गतिविधियों में राज्य व्यवधान पैदा नहीं करेगा, ये भी क्या इसमें सत्य है। तीसरा है, राज्य धार्मिक मदद कर सकता है, राज्य क्या धार्मिक मदद कर सकता है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य किसी भी धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नहीं देगा, ये भी क्या इसमें सत्य है। तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है, कोई भी धार्मिक मदद नहीं कर सकता राज्य। नेक्स्ट है 65, नागरिक गणतंत्रवाद निम्न में से किन विचारों पर जोर देता है? तो नागरिक गणतंत्रवाद है किन विचारों पर जोर देता है? तो हमें कोर्ट के माध्यम से उत्तर देना है। तो सामान्य एकरूपता पर नहीं देता है, राजनीतिक सहभागिता पर देता है और नागरिक सद्गुण पर भी देता है। तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर इसमें। तो इनके इसमें 3 नंबर में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, असत्य कथन चुनना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हेबरमास ने अपनी पुस्तक बिटवीन पैक्ट एंड नॉर्मस में उन्नत पूंजीवाद संकट की प्रवृत्तियों अध्याय में नागरिक निजतावाद पर विशेष प्रकाश डाला है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। दूसरा है, सॉरी ये सत्य है, पहला क्या सत्य है। दूसरा क्या है, मोंटेक्सू नागरिकों के सद्गुण को विशेष प्राथमिकता नहीं देता है, यह भी क्या इसमें सत्य है। यह भी असत्य है, यह भी असत्य, दोनों असत्य कथन है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही असत्य है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, होब्स के नागरिकता संबंधी विचार को कहा जाता है? तो होब्स के नागरिकता संबंधी विचार है, उसको क्या कहा जाता है? प्रजा नागरिकता कहा जाता है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 67 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध वाशिंगटन वक्तव्य से है? तो किसका संबंध है वो वाशिंगटन वक्तव्य से है? तो उसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक खर्च का पुनर्वितरण। सार्वजनिक खर्च का पुनर्वितरण यही वाशिंगटन वक्तव्य से है, 68 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो रिकॉर्ड के माध्यम से हमें उत्तर देना है, तो इसमें क्या सभी सत्य हो जाएंगे। जो क्या है, निम्न में से किसका संबंध वाशिंगटन वक्तव्य से है? किसका है? निजीकरण का है, ब्याज दरों का उदारीकरण से, कर सुधार से और सार्वजनिक खर्च का पुनर्वितरण से है। तो इसमें 1 2 और 3 4 चारों इसमें क्या है सही दिया हुए है। नेक्स्ट है, तो चारों किस में है? 4 नंबर ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान सभा के कौन से सदस्य हैं संविधान की उद्देशिका में ईश्वर और महात्मा गांधी का नाम जोड़ना चाहते थे? तो कौन जोड़ना चाहते थे? वो थे शिवनलाल सक्सेना, शिवनलाल सक्सेना, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन,
मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो वो किया जाता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तीनों इसमें क्या सत्य है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा? तो किसने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा है? तो महात्मा गांधी ने, तेज बहादुर ने, जयप्रकाश नारायण ने, इन सभी ने क्या है? संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। नेक्स्ट है 72, 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किसने संविधान सभा में पेश किया था? जो 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किसने संविधान सभा के में पेश किया था? तो किसने पेश किया था? सत्यनारायण सिन्हा ने पेश किया था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान प्रारंभ होने का स्पष्ट उल्लेख है? तो संविधान प्रारंभ होने का स्पष्ट उल्लेख किस में है? तो 73 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 394 में है। अनुच्छेद 394 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, निम्न में से कौन सा उद्देशिका का मूल तत्व है? तो इनमें से कौन उद्देशिका का मूल तत्व कौन सा है? सही कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत ये सत्य है। भारत की प्रकृति यह भी सत्य है। संविधान का उद्देश्य यह भी सत्य है। संविधान एकीकृत होने की तिथि यह भी सत्य है। तो इसमें चारों ही सत्य है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि संविधान शरीर है? तो उद्देशिका उसकी आत्मा आधारशिला है। तो ये किसने कहा था कि संविधान शरीर है? तो उद्देशिका उसकी आत्मा आधारशिला है। ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष कश्यप ने। सुभाष कश्यप ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, कथन व कारण दिया हुआ कथन है, भारत संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान क्या है? अर्ध संघात्मक है। और कारण क्या है? भारतीय संविधान न तो एक संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 नंबर, कथन व कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है 77, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? अलेक्जेंड्रियो विक्स ने कहा था। अलेक्जेंड्रो विक्स ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही कथन चुने। भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया है। तो भारतीय संविधान में क्या संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया है? ये कथन क्या है? सत्य है क्या? तो ये कथन सत्य है। दूसरा है, भारतीय संविधान की विशालता के कारण कुछ लोग इसे वकीलों का शुरू कहते हैं। ये भी क्या सत्य है? जिसमें 1 और 2 दोनों सत्य। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कुछ तथ्य दिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 ये सत्य है। दूसरा है, विदेशी मुद्रा संरक्षण व सरकारी निरीक्षण अधिनियम 1974 ये क्या सत्य दिया हुआ है। तीसरा है, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 ये भी सत्य है। तीसरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1982 ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है, जो सम्मिलित नहीं है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, फाइमागारीन बनाम केरल राज्य वाद का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वो किससे है? तो 80 में राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, इंटरनेट का उपयोग एकांतता व शिक्षा के अधिकार का भाग है। इंटरनेट का उपयोग क्या है? एकांतता व शिक्षा के अधिकार का भाग है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 80 में 4 नंबर। नेक्स्ट है 81 नंबर, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? वह है अनुच्छेद 14। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा सरकार को इस निर्देशक तत्वों का आधार करना होगा, वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करेगी तो उसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को उत्तर देना होगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि सरकार को इस निर्देशक तत्वों का आदर करना होगा, वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करेगी तो उसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को उत्तर देना होगा। ये किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है 83, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत सरकार ने प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल
अवशेष के लिए अधिनियम कब बना? तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत सरकार ने प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व व अन्वेषण के लिए अधिनियम कब बना? तो अधिनियम कब बना था? 1951 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 83 में। नेक्स्ट है 84 नंबर, सही कथन चुनना है। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए, कौन सा कथन सही है वो हमें चुनना है। एक नंबर है, वर्तमान में केवल 39 कह व गए को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकते। इस प्रकार अवैध घोषित नहीं कर सकते। वह विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो ये क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 गै को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि वह संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करता है। ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो 1 और 2 दोनों सत्य। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 84 में। नेक्स्ट है 85, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु एक व्यक्ति अधिकतम कितना नामांकन दाखिल कर सकता है? तो कितना नामांकन दाखिल कर सकता है? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 86, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत जब्त होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत जब्त होती है यदि क्या होता है? तो 86 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक मतों का 1/6। आवश्यक मतों का 1/6 जब होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत जब्त होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से नहीं है? तो निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से नहीं है? तो किसका नहीं है? तो 85 का नहीं है, 53 का, स्वतंत्र का और स्वतंत्र 3 का है, मगर 85 का नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 85, सही कथन चुनना है। कौन सा कथन सही है इसमें वो हमें बताना है। देखते हैं, राष्ट्रपति व राज्यपाल हेतु आकस्मिक रिक्ति का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये सत्य है। 2 नंबर है, राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता को संविधान में केवल प्रक्रियागत विषय माना गया है। ये भी क्या सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? तो 89 में राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 69 में 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? तो कौन है जो अधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहा था? तो वो कौन है? वह बीडी जत्ती। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीतयुद्ध शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? शीतयुद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, तो ये किसने किया था? वो किया था बर्नार्ड ब्रूस ने किया था। नेक्स्ट 92, अभिकथन और कारण दिए हुए कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो अभिकथन क्या है? शीतयुद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया। ये क्या सही है। दूसरा क्या कारण? 2 राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। ये भी क्या इसमें सत्य है। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 2 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 93, किसने कहा था शीतयुद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रांसीसी फुकुयामा ने। कहा। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 घटना दी हुई है, इसको क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी पहले कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, इस प्रकार कुछ क्रम में देना है। कौन सा क्रम देखते हैं। तो सर्वप्रथम बर्लिन नाकाबंदी, उसके बाद कोरियाई युद्ध, उसके बाद क्यूबन मिसाइल संकट, उसके बाद बर्लिन दीवार का पतन। ये 4 3 2 1 इस प्रकार ये क्रम में हो जाएगा। 4 नंबर राइट आंसर हो इसमें। नेक्स्ट है 95, सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? सीमित संप्रभुता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? ये किसने दिया था? स्टालिन ने दिया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96, संयुक्त राष्ट्र संघ के
चार्टर के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यह संघ संप्रत राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है? दोबारा देखो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संघ संप्रस्त राज्यों की समानता के सिद्धांत पर अधीन के? तो किस में वर्णित है ये बात? 96 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 2(1) में वर्णित है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार, तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 है, उसके अनुसार क्या बताया गया है? तो उसके अनुसार यूएनओ के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 98। शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किसे जाता है? एचेसन प्लान को जाना जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। यूएनओ की महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में, यूएनओ की महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों को अधिकार पर कन्वेंशन अंगीकृत किया था? तो कन्वेंशन अधिकार कब अंगीकृत किया था यूएनओ ने? तो 99 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट है साम्यवादी चीन यूएनओ का सदस्य कब बना? साम्यवादी चीन है वो यूएनओ का सदस्य कब बना था? तो वो 1971 में बना था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 101वां। अमेरिकी में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? तो अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? तो किस में जाना जाता है? वो जाना जाता है 2 नंबर राइट आंसर जॉर्ज डब्ल्यू ब्रूस जूनियर के दौर के रूप में जाना जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 101 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2023 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया? तो निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया था? तो किसे नहीं बताया गया था? इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। तो ये क्या आधार नहीं बताया था? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 103 नंबर। अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिरोध में शामिल है। तो अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिरोध में शामिल है, तो कौन शामिल है? तो वो है ब्रिक्स और विश्व सामाजिक मंच। 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 है अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिरोध में शामिल है। नेक्स्ट है अमेरिकी वर्चस्व को अपरिहार्य राष्ट्र, अमेरिकी वर्चस्व को अपरिहार्य राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने परिभाषित किया है? वो है मेडेलिन अल्ब्राइट ने। मेडेलिन अल्ब्राइट ने किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 105वां। संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकी हितों व दृष्टिकोण के प्रतिकूल रहने वाले राज्यों के लिए अमेरिकी विदेश नीति में जिस शब्द का प्रयोग करता है वह है, तो वह कौन सा शब्द है? तो वह है दुष्ट राज्य। कौन सा शब्द है? दुष्ट राज्य। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 105 में। नेक्स्ट 106। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? यूके, टर्की, पुर्तगाल, साइप्रस। तो कौन सा नहीं है? यूके नहीं है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, कौन सा नहीं है? यूके नहीं है। नेक्स्ट 107। यूरोपीय संसद में किस निर्वाचन प्रणाली का अनुकरण किया जाता है? यूरोपीय संसद में किस निर्वाचन प्रणाली का अनुकरण किया जाता है? तो वो प्रणाली कौन सी है? दल सूची प्रणाली। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दल सूची प्रणाली। नेक्स्ट है किस संधि के द्वारा यूरोपीय संघ में 10 नए पूर्वी यूरोपीय देशों को शामिल किया गया जो पहले साम्यवादी खेमे में शामिल थे? तो किस संधि के द्वारा शामिल किया गया? इसमें 2 नंबर राइट आंसर है निस संधि के द्वारा। किसके द्वारा? निस संधि के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट है यूरो मुद्रा की औपचारिक शुरुआत कब हुई? यूरो मुद्रा की औपचारिक शुरुआत है वो कब हुई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 109 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी
1 जनवरी 1999 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत व यूरोपीय संघ के बीच 15 जुलाई 2020 को कौन सी शिखर वार्ता वर्चुअल रूप से संपन्न हुई थी? तो कौन सी संपन्न हुई थी? तो ये 15वीं थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश है वो आसियान का सदस्य नहीं है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उत्तरी अमेरिका, कौन सा नहीं है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर से जरूर बताओ। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी कोरिया नहीं है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत व आसियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत व आसियान के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों पर विचार करके और सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। 112 में देखते हैं, भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना, तो ये सत्य है। 2 नंबर है, दिल्ली वार्ता आसियान और भारत के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के संबंध में है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। तीसरा है, भारत 1996 में आसियान का पूर्ण वार्ता भागीदार बन गया। भारत 1996 में आसियान का पूर्ण वार्ता भागीदार बन गया, तो ये क्या दिया हुआ है इसमें? तो ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत 2000 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार बना, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 112 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत आसियान संबंधों से जुड़ी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना है भारत आसियान संबंधों से जुड़ी हुई है? तो वो कौन सी है? 1 नंबर मागदेयूच परियोजना है, ये क्या है? भारत व आसियान संबंधों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, आसियान +3 जिसमें जापान, चीन, दक्षिण कोरिया शामिल के कब प्रारंभ हुए? तो ये कब शामिल हुए थे? तो 114 में राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर दिसंबर 1997 में हुए थे। नेक्स्ट है 115, आसियान के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पर कुछ 4 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन आसियान के बारे में सत्य नहीं है वो हमें देखना है। तो इसका 1 नंबर है, इसका घोषित लक्ष्य क्षेत्रीय शांति व स्थिरता है, यह सत्य है। 2 नंबर, इसका ध्येय क्षेत्रीय स्तर पर शतराजिक सहयोग है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। तीसरा है, इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोग है, यह सत्य है। चौथा है, मलेशियाई प्रधानमंत्री अब्दुल रज्जाक ने उद्घोषित किया कि आसियान किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबंध नहीं था, यह भी सत्य है। तो इसमें सत्य नहीं बताना था। 2 नंबर क्या इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 116, सार्क की स्थायी समिति में शामिल होते हैं। तो सार्क की स्थायी समिति में शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं? तो 116 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी सचिव शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 117, दक्षेश पर चर्चा नहीं करता है। तो दक्षेश पर चर्चा नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? तो देखते हैं 117 में कौन सा राइट आंसर होता है। सदस्य दक्षेश पर चर्चा कौन नहीं करता है? तो ये सदस्य राष्ट्रों में द्विपक्षीय विवादास्पद मुद्दों पर दक्षेश चर्चा नहीं करता है। आर्थिक सहयोग पर करता है, व्यापार पर करता है, शिक्षा सहयोग पर करता है, मगर सदस्य राष्ट्रों में द्विपक्षीय विवादास्पद मुद्दों पर नहीं करता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, दक्षेश का सचिवालय किस देश में है? दक्षेश का सचिवालय वो किस देश में है? तो वो है नेपाल में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है? मालदीव, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, तो कौन सा नहीं है? तो 119 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार नहीं है। मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान सार्क का सदस्य देश है। नेक्स्ट है 120वां, अपने संगठन के समय निम्नलिखित में से क्या दक्षेश में सहयोग के 5 क्षेत्रों में से एक नहीं था? अपने संगठन के समय निम्नलिखित में से क्या दक्षेश में सहयोग के 5 क्षेत्रों में से एक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मानव अधिकार और आतंकवाद नहीं था। कृषि और ग्रामीण विकास था, स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिविधियां ये भी था, मानव संसाधन विकास था, मगर मानव अधिकार व आतंकवाद नहीं था। नेक्स्ट है, जब आप अधिक कुशल और औसत बच्चे का समूह बनाते हो तो शिक्षण अधिगम का कौन सा दृष्टिकोण यहाँ लागू होता है? जब आप अधिक कुशल और औसत बच्चे का समूह
बनाते हो तो शिक्षण अधिगम का कौन सा दृष्टिकोण यहाँ लागू होता है? तो शिक्षण दृष्टिकोण का कौन सा अधिगम लागू होता है? वो होता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो हमने जो 120 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए वे थे सब्जेक्ट से संबंधित थे। अब आते हैं 121 से जो 150 तक क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है? तो वो साइकोलॉजी से संबंधित है, यानी मनोविज्ञान से संबंधित है। तो एक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी डाउट हो, हमने क्वेश्चनों में बहुत ही सावधानी बरती है, फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम डाउट को सॉल्यूशन करने में की पूरी कोशिश करेंगे। 150 क्वेश्चन है, अंत तक बने रहना है सभी को। तो अब आगे क्वेश्चन 121 से देखते हैं, मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 122वां क्वेश्चन, विकास को दंडकों तथा पुनर्बलकों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। विकास को क्या दंडकों तथा पुनर्बलकों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है? इस कथन का आधार यह है कि विकास किससे प्रभावित होता है। तो विकास किससे प्रभावित होता है? तो 122 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है, विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले की उपस्थिति होता है। निम्न कथन किसने दिया है? तो ये कथन किसने दिया है? वो दिया जीन पियाजे ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे क्या कहता है कि विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले की उपस्थिति होता है। ये किसका कथन है? जीन पियाजे का। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत हेज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत हेज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें 124 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कोलबर्ग का सिद्धांत। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास को आकार देने वाली पर्यावरणीय कारकों में निम्न को छोड़कर सभी शामिल है। तो विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्न को छोड़कर सभी शामिल है। तो कौन किसको छोड़कर शामिल है? तो देखते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता शामिल है, पोषण की गुणवत्ता शामिल है, संस्कृति शामिल है, मगर काया इसमें शामिल नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास की शुरुआत होती है। तो विकास की शुरुआत है ये कहाँ से होती है? तो विकास की शुरुआत है ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से होती है। नेक्स्ट है, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक क्या है? तो स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सक्रिय प्रक्रिया है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, बच्चे का विकास सीधा नहीं होता, बच्चे का विकास सीधा नहीं होता, वह पीछे मुड़कर फिर से आगे बढ़ता है, यह विकास का सिद्धांत है। तो यह विकास का सिद्धांत है, तो किस प्रकार का सिद्धांत है? तो ये सर्पिल विकास का सिद्धांत है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 129वां, यदि कोई बच्चा पहले एक गिलास और पानी की बोतल पकड़ लेता है तो वह एक कलम पकड़ सकता है और अपनी शर्ट को दबा सकता है। इसमें कौन सा विकास है? इसमें कौन सा विकास है? तो इसमें 2 नंबर प्रोक्सीमोडिस्टल विकास है। कौन सा विकास है? प्रोक्सीमोडिस्टल विकास है। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया सीखने के विकार का स्पेक्ट्रम है, सीखने के विकास का स्पेक्ट्रम है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 131वां, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में स्टेज 3 व लेवल 2 कौन सा नाम से इंगित है? तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में स्टेज 3 व लेवल 2 कौन से नाम से इंगित है? तो कौन से नाम से इंगित है? 131 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, इसे इंगित है। नेक्स्ट है, विकास है। विकास क्या है? तो विकास मॉडिफाइबल है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 113, क्लेप और डिक्स शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह शब्द अधिगम के संदर्भ
से संबंधित है। तो ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ये क्यूमिन्स के द्वारा दिया गया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्यूमिन्स के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, अधिगम की शिक्षण प्रक्रिया में अधिगमकर्ता शिक्षण का बॉटम अप सीखने वाले से शिक्षण अपेक्षा करता है कि वह है, तो वह क्या है? तो वो हो भाग से पूर्ण की ओर सीखने की ओर, भाग से संपूर्ण की ओर सीखने को कहता है। दोबारा देखो इसको, अधिगम की शिक्षण प्रक्रिया में अधिगमकर्ता शिक्षण का बॉटम अप सिखाने वाले से शिक्षण अपेक्षा करता है। तो क्या अपेक्षा करता है? भाग से संपूर्ण की ओर सीखने में अपेक्षा करता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, अधिगम के संपर्त्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए हैं। तो अधिगम के संपर्त्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए हैं। तो ये किसने प्रतिपादित किए हैं? तो वो किया है संज्ञानात्मकवादियों ने किए हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो 137 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत का है। नेक्स्ट है, 137 निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। तो इनमें से अधिगम की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है वो देखते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ये तो अधिगम की विशेषता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी क्या विशेषता है? तीसरी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी सत्य है। चौथा है, व्यवहार में अधिक अस्थायी परिवर्तन होता है, ये क्या इसमें गलत है, दिया हुआ है, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया उसके 4 चरण होते हैं। तो किस प्रकार का होते हैं? प्रेरणा, बाधा, क्रिया और लक्ष्य। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार होते हैं 4 चरण? प्रेरणा, बाधा, क्रिया और लक्ष्य। नेक्स्ट है 139, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? वो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है। तो देखते हैं, अधिगम जीवन पर चलने वाली सतत प्रक्रिया, यह सत्य है। 2 नंबर अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह भी सत्य है। 3 नंबर अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, यह भी सत्य है। 4 नंबर अधिगम रात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, तो ये क्या इसमें गलत है, दिया हुआ है, विशेषता नहीं है ये। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 140 में। नेक्स्ट है 141, सीखने के वक्र किसके सूचक है? सीखने के वक्र है वो किसके सूचक है? तो ये किसके सूचक है? सीखने की प्रगति के सूचक है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ADHD है, ADHD है, तो ये AD और HD क्या है? ADHD क्या है? तो ये अवधान विकृति है। 142 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अवधान विकृति है। नेक्स्ट है 143, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का कौन सा अधिगम स्थानांतरण है? तो कौन सा अधिगम स्थानांतरण है? तो 143 में राइट आंसर हो जाएगा शून्य स्थानांतरण, शून्य अंतरण है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की मानसिक उथल पुथल होते हैं। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल होते हैं, तो मानसिक उथल पुथल किस प्रकार होती है? ये उच्चतम स्थिति में होती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में किशोर में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? 3 नंबर राइट आंसर सबके साथियों का पड़ता है। नेक्स्ट है 146, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? तो कौन सा नकारात्मक संवेग है? तो यहाँ पर 2 नहीं 3 है, तो चिंता है, ये नकारात्मक संवेग है। नेक्स्ट, आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आत्म संप्रेषण है, इसको क्या कहते हैं? आत्म संप्रेषण को कहते हैं अतः व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से संवेग व मूल प्रवृत्ति सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर संवेग और मूल प्रवृत्ति दी हुई है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है, वो हमें बताना है। तो
युयुत्सा ये क्या इसमें से सुमेलित नहीं है। वात्सल्य प्रेम ये सुमेलित है। आमोद हास्य ये भी सुमेलित है। आत्माभिमान आत्मगौरव ये भी सुमेलित है, मगर 2 नंबर आए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है मनुष्य सामाजिक विकास के अनुसार कौन सी अवस्था स्कूल एज से संबंधित है। मनुष्य सामाजिक विकास के अनुसार कौन सी अवस्था स्कूल एज से संबंधित है, तो कौन सी अवस्था है, वह परिश्रम बनाम हीनता। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को त्रिमुखी किसने बताया, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसको त्रिमुखी किसने बताया है, इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डीवी ने बताया, जॉन डीवी ने बताया। तो इसी के साथ हमने ये मॉडल पेपर आज ये 7वां मॉडल पेपर है ये कंप्लीट करवा दिया है। पीछे 6 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो भी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख सकते हैं। और वन लाइनर जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसकी भी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, वो भी आप नहीं देखे जाकर देख सकते हो। जो टॉपिक वाइज हमने वन लाइनर क्वेश्चन डाल रहे हैं जो पीछे परीक्षा में आए हुए हैं वो भी आपके परीक्षा दृष्टि से रामबाण सिद्ध होंगे, और ये मॉडल पेपर भी आपको रामबाण सिद्ध होंगे। हमने मॉडल पेपर में बहुत ही सावधानी बरती है, फिर भी कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।